सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल। ट्रकों के पीछे एक जमाने में ऐसी शायरियां लिखी जाती थी, आज भी लिखी जाती होंगी, लेकिन एक मंचीय कविता का दौर होता था जिसे गंभीरता से कभी साहित्य नहीं लिया करता है। लेकिन कविता, शेर और शायरी बहुत गंभीर सवालों का गंभीर जवाब भी देते रही हैं, प्रतिरोध में भी खड़े रहे हैं और हर तरह से लड़ने में आगे रहे हैं। लेकिन वो शायरी जब गंभीर सवालों का मजाक उड़ाने की तरह इस्तेमाल होने लगे तो सवाल लाजमी है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग की जो भूमिका और जिम्मेदारी है वो बहुत अहम है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त जब बहुत गंभीर सवालों पर केवल शायरी सुनाने लगे और या तो उन जवाबों को रटा रटाया ढंग से दें या टाल जाएं, तो लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी महसूस करने वालों को सजग हो जाना चाहिए। परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। अगर फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूँ। वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। इस देश में चुनाव आयोग अपना यकीन खो चुका है। अब यह बात किसी से छिपी नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का सवाल हो या वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने और नाम जोड़े जाने का सवाल हो, निष्पक्ष और तटस्थ चुनाव कराए जाने की बात हो या चुनाव आयोग को की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई करने की बात हो। चुनाव आयोग ऐसे तमाम गंभीर आरोपों में घिर चुका है और निहायत गंभीर आरोपों के बीच देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से वही शेर व शायरी सुना करके इस देश के लोकतंत्र को एक नए अध्याय में प्रवेश करते हुए चले गए। दिल्ली विधानसभा और 2 विधानसभाओं के उपचुनावों के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था चुनाव आयोग और उसमें तारीखों का ऐलान होता है। 5 फरवरी को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर समेत दक्षिण भारत की एक सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को उसका परिणाम आएगा। इसकी घोषणा के साथ तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट तक उन सवालों का प्रकारांतर से रटा रटाया जवाब देने की कोशिश की गई या उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई जो इस देश के विपक्षी दल मौजूदा वक्त में उठा रहे हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली विधानसभा चुनावों के पहले आम आदमी पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक से अधिक कई बार सबूत के साथ यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जैसे कुछ लोगों के द्वारा आवेदन करके हजारों की संख्या में दिल्ली से वोटरों के नाम काटे गए हैं और जो इस देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का, उनके गुनाहों का, उनके पाप का लेखा जोखा है। आप पूर्वांचल के हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे, उनको गाली दोगे, उनका वोट कटवाओगे और सोचोगे कि मैं चुप हो जाऊंगा। सदन में भी आपसे लड़ूंगा और सड़क पे भी आपसे लड़ूंगा। चुनाव आयोग इस पर केवल यह जवाब देता रहा कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने की प्रक्रिया क्या है, वो कितनी बढ़िया है, वो कितनी लंबी है, वो कितनी अच्छी है, लेकिन चुनाव आयोग ठोस ढंग से इसका जवाब नहीं दे पाया जो सबूत के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के ठीक पहले पूछे। अगर जब भी इलेक्टोरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं।
अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम देते हैं। उसे केवल क्या एक लाइन में यह कह के खारिज किया जा सकता है कि हमारी प्रक्रिया चूंकि बहुत अच्छी, बहुत लंबी और बहुत बढ़िया है, इसलिए कोई नाम काटे ही नहीं गए? क्या यही जवाब होगा? आपको याद होगा, और इतिहास के पन्नों में अगर हम पीछे ले चलें, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हुए। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके कई वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी से चुनाव आयोग ने इसके सबूत मांगे, तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को, पूरे देश को यह बात खुले तौर पर बताते हुए सुनाई दिए कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपने बूथ के कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से मिलकर 18,000 सबूत पेश किए चुनाव आयोग को। एफिडेविट के साथ 18,000 सबूत दिए। उसके बाद चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे याद है जब मैं 2022 का चुनाव हारा, उस समय किसी भाषण में मैंने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स थे उनके डिलीट कर दिए गए वोट, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम चुनाव हार गए। इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया और नोटिस में कहा कि किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं कि वोट डिलीट कर दिए गए और वो भी आपके यादव और मुस्लिम। तो मैंने अपने वर्कर्स से मिल करके और पार्टी के लीडर से मिल करके एक सूची तैयार की और जिन लोगों का वोट डिलीट कर दिया गया था, जिन्होंने वोट पहले डाला था, वोटर लिस्ट में नाम था, वाकायदा उनका एफिडेविट के साथ मैंने 18,000 ऐसे वोट जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे, जिसमें कि यादव और मुस्लिम थे, उनको मैंने सूची इलेक्शन कमीशन को दी और इलेक्शन कमीशन ने किसी पे कार्रवाई एक भी नहीं की, आज तक नहीं की, अभी तक कार्रवाई नहीं की। और अभी हाल ही के दिनों में लखनऊ में बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। लोग हाथों में तख्तियां लेकर खड़े रहे कि मैं जिंदा हूं, लेकिन वोटर लिस्ट में मार दिया गया हूं। और यह बात कहते हुए खुद अखिलेश यादव ने यह बात कही कि ये जिंदा हैं तो वोटर लिस्ट से इनका नाम क्यों काट दिया गया? वोटर लिस्ट में मार दी गई हैं। और बताओ, ये हमारे बगल में खड़ी है। अगर वोटर लिस्ट में देखें तो इनका नाम है ही नहीं वोटर लिस्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का है। इनमें एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। हमारे लिए इतने कम समय में सारी 11,000 एप्लीकेशंस हैं, उनकी तहकीकात करना संभव नहीं था, तो हमने इसमें से रैंडमली 500 लोग छांटे। उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं। 372 लोग ऐसे मिले, ये उन 372 लोगों की लिस्ट है। महाराष्ट्र में भी इसका सवाल उठाया गया, लेकिन जब इसका जवाब दे रहे थे चुनाव आयुक्त तो शेर व शायरी सुना रहे थे। उनकी ये शायरी आप भी सुने और सोचें कि देश के लोकतंत्र की हिफाजत का सबसे बड़ा संस्थान अपने किस अवस्था में पहुंच गया है। परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। अगर फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूँ। वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। इतिहास के पन्नों में अगर ले चलूं तो एक जमाने में इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे टीएन शेषन। टीएन शेषन के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने चुनाव आयोग क्या है, क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए, इसका सबक इस देश को सिखाया। उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा काम किया कि आज भी चुनाव आयुक्त कैसा होना चाहिए लोग टीएन शेषन का नजीर दिया करते हैं। और अब लोग उनसे भी पहले नजीर दिया करेंगे राजीव कुमार का। साहित्य की दुनिया में जब कोई कवि कविता में फेल हो जाता है तो माना जाता है कि वो मंचों पर कविता सुनाकर तालियां बटोरता है। जब वहां भी न चल पाए तो अब उसके लिए एक रास्ता है कि वो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बन जाए। ऐसी कविताएं सुनाए कि मजबूरी में ही सही सामने वाले लोग तालियां बजाते रहे। मीर गालिब और फैज अहमद फैज की आत्मा उसमें प्रवेश करे न करे, ट्रक के पीछे लिखी शायरी और अखबारों में छपने वाली
औसत दर्जे से भी नीचे की कविताओं को गंभीर सवालों के जवाब की तरह पेश कर दे। ईवीएम पर इतने गंभीर सवाल उठाए गए और ईवीएम पर किताब प्रकाशित कर दी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट से, यही सबूत क्या पर्याप्त है? गृहमंत्री अमित शाह भी मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हटते। भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से ईवीएम का मजाक उड़ाती है कि ये जीत जाते हैं तब ईवीएम याद नहीं आता, जब हार जाते हैं तो ईवीएम याद आता है। ईवीएम ले लेकर घूमते हैं, हारते हैं और ईवीएम ले लेकर, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। एक ही समय, एक ही दिन दो परिणाम घोष। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अमित शाह की तरह चुनाव आयुक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए पाए गए कि ये देखिए स्क्रीन पर 2020 से अब तक के कई चुनाव परिणाम है जिसमें आप दिख रहा है कि अलग अलग पार्टियां चुनाव जीत चुकी हैं, फिर ईवीएम पर कैसे दोष दिया जाए? 15 स्टेट्स में डिफरेंट पार्टीज आर द बिगेस्ट पार्टीज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन इलेक्शंस एंड द डेमोक्रेसी। 20, 21, 22, 23, 24 हर जगह में डिफरेंट पार्टीज आर कमिंग टू आर गेटिंग मैक्सिमम सीट्स। दिस इज वन रिफ्लेक्शन हाउ फेयर, हाउ डीप रूटेड द इंडियन फेयरनेस ऑफ द इंडियन इलेक्शंस आर। एलन मस्क अमेरिका ही नहीं दुनिया का एक बड़ा उद्योगपति बनता हुआ नाम, वो अपने देश में कहता है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जिन देशों ने ईवीएम बनाया उनको उन पर भरोसा नहीं है। देश के कई जगहों से गंभीर सवाल ईवीएम पर उठ चुके हैं। क्या 2-4 फैसलों और 2-4 परिणामों से ईवीएम अपनी खोई हुई साख वापस ले लेगा? ईवीएम इतना ही अच्छा है तो दुनिया के बाकी प्रगतिशील देशों में क्यों नहीं अप्लाई की जाती? और अगर ईवीएम इतना ही अच्छा था तो 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध क्यों किया? इसलिए ईवीएम पर एक नैरेटिव तो यह भी है कि वो पूरी तरह से हैक नहीं करते। कहीं वोटर लिस्ट में नाम काटना, नाम जोड़ने का खेल होता है, तो कहीं वोट परसेंटेज घटने और बढ़ने का खेल होता है। महाराष्ट्र से लेकर कई जगहों पर जब यह सवाल पूछा गया कि अचानक प्रतिशत घट कैसे जाता है, बढ़ कैसे जाता है, तो सवाल तो पूरा पढ़ा चुनाव आयुक्त ने, लेकिन जवाब उनका कहीं भी ठोस और स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई दिया। वो बार बार एक बात को दोहराते हुए सुनाई दिए कि देखिए हमारी प्रक्रिया कितनी बड़ी, कितनी अच्छी है, इसमें कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। और जो गलत हुआ है सबूत के साथ चुनाव आयोग से लोगों ने पूछा, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। बहुत अगर कोई सवाल आया तो फिर से कोई कविता, कोई शायरी उछाल दी, जिस पर टीवी के पत्रकार तालियां बजाते लहलाते हुए नजर आए। जब एक सवाल एक पत्रकार ने पूछा कि कितने तरह के बयान आ रहे हैं, इतना चुनाव के बीच में यह सब कुछ हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं, फिर उस पर भी कोई कविता या शायरी थी, लेकिन वो निकली नहीं क्योंकि तैयार नहीं थी। टेलीप्रॉम्प्टर शायद वहां तक के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। दूसरा से महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है, या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? बहुत गंभीर सवाल पूछे गए लेकिन बेहद हल्के जवाब दिए गए। मैं एक बार अलग से चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा से लेकर के और कई विधानसभाओं के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज से लेकर वोट डालने की प्रक्रिया पर अलग बात करूं, जिसके खेल के चलते संभल को लाना पड़ा। लेकिन आज का दिन यह सोचने और विचारने का दिन है कि बेहद गंभीर सवालों पर आप कितनी आसानी से औसत दर्जे से भी नीचे की एक शायरी सुनाकर चल निकल सकते हैं। चुनाव आयोग ने एक बार भी इसकी गंभीरता नहीं समझी कि अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र से लेकर संजय सिंह की पत्नी तक के नाम काटे जाने की बात पर कोई ठोस जवाब तो दिया जाए। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों।
चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के जितने मामले होते हैं, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे से लेकर किसी के गाल की तरह सड़क बनाने की बात कहने पर चुनाव आयोग करता क्या है? चुनाव आयोग शिकायतों का निवारण कैसे करता है? चुनाव आयोग बयानों पर क्या सोचता है? इस सब के लिए चुनाव आयोग के पास एक अच्छी सी कविता होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि एएनआई के उस पत्रकार ने जब आखिर में पूछ दिया कि आप यूं तो बैठेंगे नहीं, रिटायर होने जा रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद का प्लान क्या है? ये आखिरी आपका कार्यकाल है ये दिल्ली विधानसभा का। और दूसरा सर, आप खाली बैठने वाले तो हैं नहीं, तो आपका कोई रिटायरमेंट प्लान? चुनाव आयुक्त मुस्कुरा गए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद के प्लान को तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भी नहीं बताया था। हालांकि आखिरी समय के उनके रुझान बताने लगे थे कि वो कहां पहुंचने वाले हैं और चंद्रचूड़ वहीं पहुंच गए। इस चुनाव आयुक्त ने देश के चुनाव आयोग का भट्ठा बिठा दिया है। इसके एवज में इन्हें बहुत कुछ बड़ा मिल सकता है। हो सकता है कि साहित्य अकादमी या भारतीय ज्ञानपीठ के वो निदेशक बना दिए जाएं। आप खाली बैठने वाले तो हैं नहीं, तो आपका कोई रिटायरमेंट प्लान? This is not expected. Anyway.